जी, निज़ाम साहब आदाब अर्ज़ करता हूँ और शमसुर आदाब रहमान जनाब। फारूकी साहब के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आपसे हमने आज वक़्त लिया है। फारूकी साहब का पिछले दिनों उनकी 5वीं डेथ एनिवर्सरी थी 25 दिसंबर को, 1 जी महीना सर। आज पूरा हो गया उस बात को। तो जी। ज़ाहिर है हम लोगों के लिए तालिब इल्मों के लिए बहुत पुरकशिश उनकी शख्सियत होती है, क्योंकि वो एक तरह से उर्दू के फलक पर एक पुरकशिश सितारा है और हमेशा हम उनको बिल्कुल। किसी न किसी हवाले से याद करते ही रहते हैं। इस सिलसिले में हमने फारूकी स्टडी सर्कल भी कायम किया है, जहां हम आजकल सही। फारूकी और उनका एनालिसिस जो कि फिराक गोरखपुरी पर उन्होंने पेश किया था, उसको जरा गहराई से देख रहे हैं। लेकिन आज की हमारी इस नशिस्त का जाविया जरा अलग है। हमारे जी जी। दरमियान मशहूर अदीब, शायर और उर्दू अदब पर गहरी नजर रखने वाले शोएब निजाम साहब मौजूद हैं। आपकी फारूकी साहब से सैकड़ों मुलाकातें रही हैं, तो गोया आपकी आंखों से कुछ दीदा वाला हिस्सा और आपकी सुनी सुनाई का कुछ शुनीदा वाला हिस्सा हम आपसे आज हासिल करेंगे और आपको फारूकी के ऊपर कुछ इजहार ख्याल करते हुए उनकी शख्सियत के हवाले से खासकर सुनेंगे। तरीका कुछ ये रहेगा कि आप जितना वक्त चाहें 40 बार अपने यादों को ताज़ा करें फारूकी के हवाले से। उसके बाद हम लोग आपसे फिर जो जो दरमियाने गुफ्तगू हमारे मन में सवाल उठेंगे, फिर हम भी आपको जरा सा एक बेतरतीबी और बेतकल्लुफी से वो सवाल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अ, तो जनाब ये बिल्कुल तरीक़ेकार सही। रहेगा और आप अब बिना किसी मैं ज़्यादा देर मुखिल हुए बीच में आपको दावत देता हूँ कि सर आप अपनी यादों को ताज़ा ताज़ा करें फारूकी साहब के हवाले से। शुक्रिया। बिल्कुल रमन साहब, मैं ये चाहूंगा कि कहीं अगर मैं भटकने लगूं तो आप मुझे ट्रैक पे लाने का काम करते रहिएगा। इसलिए कि इसके इम्कानात बहुत होते हैं कि हम उसमें एक ही कहीं ना कहीं भटक सकते हैं। इसलिए कि बहुत बड़ी शख्सियत को जब गरीब पे लेने की हम कोशिश करते हैं तो उसमें ये इम्कान उसमें एक ही बहुत बना रहता है कि हम थोड़ा सा इधर उधर उसमें एक ही जरा सी चूक हुई और हम उसमें एक ही भटक के कहीं दूसरी शख्सियत में चले गए। तो उसके लिए आप जरा सा अपना अंकुश जिसे कहते हैं वो इसको तैयार रखिएगा। अगर ऐसी कोई सूरत होती है तो जनाब उसमें एक ही भटकने के इम्कान कम से कम रहे। मैं अर्ज कर रहा था कि शमसुर रहमान फारूकी साहब अम, सबसे पहले तो शिबली कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर होते थे आजमगढ़ में। और उस दरमियान में फारूकी साहब जमाते इस्लामी से भी थोड़े दिन जुड़े रहे, या जहनी तौर पर नजदीक रहे। पता नहीं जुड़े कि नहीं जुड़े, मैं नहीं जानता। लेकिन ये कि जहनी तौर पर फारूकी साहब जमाते इस्लामी से इसमें एक ही नजदीक, इसमें एक ही अपने को महसूस करते थे एक जमाने में। तो जब वो पढ़ाते थे इसमें अंग्रेजी, तो जमीला फा- फारूकी जो उनकी बीवी हैं, इनकी छोटी बहन को वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे अंग्रेजी का। उस ट्यूशन पढ़ाने के दौरान जो भी इसमें एक ही बेहतर लगा हो कि भाई बहुत अच्छा घर है, बहुत सलीके के लोग हैं, और ये सारी चीजें इसमें एक ही जो है वो सामने जब आई, तो उन्होंने जमीला भाभी से शादी कर ली। जमीला भाभी के कई स्कूल थे, वो बहुत मुनज्जम, बहुत अपनी सुलझी हुई, बहुत नफीस खातून थी। उन्होंने पूरी जिंदगी गोया फारूकी साहब की खिदमत के लिए अपनी वक्त कर दी और अपना पैसा भी। उनके कई स्कूल, इंटर कॉलेज जो इलाहाबाद के बहुत मशहूर इंटर कॉलेज हैं, वो जमीला भाभी के अपने थे और वो उन कॉलेजों की मैनेजर हुआ करती थी। फारूकी साहब ने इन झमेलों में खुद को कभी नहीं डाला। फारूकी साहब जो है वो बाद में ये हुआ कि आईएएस में एक ही कंपटीशन फारूकी साहब ने कमीशन में बैठे, आईएएस एलाइड में उनका सिलेक्शन हो गया और वो उसमें की पीएमजी में उसमें एक ही यहाँ लखनऊ में पोस्ट मास्टर जनरल, उसके बाद उससे पहले असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल, तो कई इसमें के पोस्टों पे इसमें कि उन्होंने काम किया। और खुद को साबित करने के लिए कि जमीला भाभी ने उनसे शादी करके कोई गलती नहीं की है, इसलिए इसमें ये कि जो है फारूकी साहब ने आईएएस का इम्तिहान दिया। और गोया खुद को मुतमईन करने के लिए, बहुत लोग आईएएस का इम्तिहान देते हैं, फारूकी साहब ने खुद को मुतमईन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए आईएएस का इम्तिहान दिया था। और ये बताने के लिए कि तुमने अगर मेरा इंतखाब किया है या मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, तो हम दोनों में से किसी ने गलती नहीं की थी। और जमीला भाभी जो है उम्र में फारूकी साहब से खासी बड़ी थी, मेरा ख्याल 8-10 साल तो बड़ी होंगी ही होंगी। लेकिन ये कि फारूकी साहब को उन्होंने इस तरह से इसमें एक ही उनका ख्याल रखा कि मालूम हुआ फारूकी साहब को बहुत जरूरी है, इसमें किताब पढ़ रहे हैं, तो खाने का सारा इंतजाम जो है वो निवाले बना के तकरीबन उसमें एक प्लेट में रख देती थी कि फारूकी साहब को जहमत ना हो, उनके पढ़ने में कोई चीज मुखिल ना हो।
तो ये जमीला भाभी की कुर्बानी जो है वो इतनी छोटी नहीं है। और तो एक फारूकी साहब अपनी दोनों बेटियां उनके जो मेहरबचा और 12 फारूकी हैं, इनके लिए इसमें नज्म भी कही थी उन्होंने कि पत्थर की भूरी ओट में लाला खिला था कल, उसको भी नोच ले गई दो बच्चियां जनाब। तो ये इसमें एक शायरी तो है ही, और इसमें इस्तियारा भी है, लेकिन ये कि ये वाकया भी था कि फारूकी ने अपनी दोनों बेटियों का इसमें एक जिक्र गोया इस तरह भी किया है। तो फारूकी साहब जो हैं, उनके साथ एक मसला बहुत दिलचस्प ये था कि फारूकी साहब बज़ाहिर इसमें अदब के मामलों में वो कौले फैसल कहने के कायल थे कि एक चीज फरमा दी तो फरमा दी। लेकिन ये कि आम जिंदगी में फारूकी साहब बहुत लचीले, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत अपने दूसरों के दुख सुख में उसमें एक बहुत शरीक रहने वाले इंसान होते थे, जो बजाहिर उसमें एक उनके ऊपर से देखने वाले लोगों को ये अंदाजा उसमें कि बहुत आसानी से नहीं होता। उनको लगता है फारूकी बहुत तकदीर जैसे नाकिद थे वैसे इंसान होंगे। लेकिन देखिए जिंदगी में कितना तजाद होता है रमन साहब, कि वो फारूकी जो दूसरों को बहुत सामने कह देता था कि आप गलत हैं, आप कुछ नहीं जानते, आप जाहिल हैं, अपने पढ़ाई क्या है, वो आदमी अपनी जिंदगी में इसमें के अंदर से इस कदर नफीस, इस कदर इसमें के मुलायम, इस कदर दूसरों से इसमें के हमदर्दी रखने वाला। अब वो लखनऊ में मेरी मुलाकातें इसलिए फारूकी से बहुत ज्यादा हुई कि मैंने प्रोफेसर नैयर मसूद के अंडर में पीएचडी ज्वाइन की थी याद तिगाना चंगेजी पर। और फारूकी साहब के सबसे करीबी दोस्त पूरी जिंदगी में नैयर मसूद से ज्यादा करीबी दोस्त उनका कोई नहीं था। तो वो लखनऊ में जब वो पीएमजी होके आ गए, तो गोया सारी महफिलें जो है वो नैयर मसूद के यहाँ या फारूकी साहब के पीएमजी हाउस जो होता था पोस्ट ऑफिस के ऊपर, उस पीएमजी हाउस में इसमें एक सारी इसमें एक महफिलें लगती थी। बहुत रात रात तक, मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि 2 ढाई 3 3 बजे तक इंतजार हुसैन साहब पाकिस्तान से आ गए, यहाँ के ऊपर आबिद सुहेल थे, नैयर मसूद, फारूकी, इरफान सिद्दीकी, मैं, तो ये अली शफाक। तो हम लोग उसमें एक ही बहुत लंबा लंबा उसमें एक ही गुफ्तगू करते रहते थे। और ये गुफ्तगू इतनी लंबी होती कि कभी कभी ये अंदाजा उसमें एक नहीं हो पाता था गुफ्तगू कितनी तवील हो गई है। तो रात में 2:30 3 बजे फारूकी साहब कहते थे कि भाई एक कुछ यहाँ चौकी पड़ी है, लाइए इसमें कि मीर साहब को तकिया और चादर दे दीजिए। वो नैयर मसूद साहब को मीर साहब कहते थे अपने तौर पर। तो अकेले वो आदमी थे जो मीर साहब कहते थे, वो किसी की नकल नहीं करते थे, फारूकी साहब ने उनको गोया नाम मोहब्बत से दे रखा था। वो कहते थे मीर साहब मुझे एक तकिया दे दीजिए, चादर दे दीजिए, अब रात ही कितनी बची है, यही पड़ रहेंगे। फारूकी और नैयर साहब बेचारे कहते रहते थे कि नहीं साहब, वो बेड है तमाम, किसी बेड पे आप लेट जाएंगे, ये चौकी की क्या सूझी है आपको। लेकिन फारूकी साहब अपने पन में यही कहते रहते थे कि भाई लेट नहीं है, थोड़ी देर उसमें और गुजरेगी तो जनाब सुबह हो जाएगी। तो ये तो एक उसमें एक ही दोस्तों का रवैया था। फारूकी साहब का अपनेपन की एक देखिए अदबी मिसाल, और 2 3 गैर अदबी मिसालें मैं पेश करता हूँ तो आपके समझ में आएगा कि फारूकी कैसे आदमी थे। एक जमाने में कलीमुद्दीन अहमद साहब ने एक हमारी शायरी पर एक नजर, हमारी इसमें के तनकीद पर एक नजर, ये दो उसमें बहुत खौफनाक किताबें लिखी थी जिससे उर्दू वाले बड़े डरे हुए थे। इसलिए कि उन्होंने तकरीबन ये साबित कर दिया, करने की कोशिश की थी कि उर्दू में तनकीद का उसूल जो है वजूद, वो ना के बराबर माशूक की महूम कमर के मिसाल है, कि मिसल है, कि जो न है भी और नहीं भी है। मतलब आशिक जो है उसमें एक ही पुरानी शायरी का आशिक, उसकी संजीव नहीं आता कि कमर है भी या कमर नहीं है। उसी तरह तनकीद जो है उर्दू में है भी और नहीं भी। तो मैं नैयर मकसूद के हवाले से अर्ज कर रहा था कि भाई फारूकी साहब और नैयर मकसूद साहब जो है ऐसे दोस्त थे कि फारूकी अपनी जिंदगी में सबसे करीब दोस्तों में नैयर शायद नैयर मकसूद को पाते थे। 12 भी इसकी इसमें एक तायीद करेंगी कि फारूकी साहब के वैसे तो बहुत दोस्त थे, और पूरी उर्दू दुनिया में एक जो है साकिब फारूकी से लेके और फारूकी साहब को, मतलब सारे लोग तो एक उनको अजीज रखते थे और चाहते थे कि उनकी शायरी पर, उनके अदब पे फारूकी साहब कुछ लिख दें। लेकिन फारूकी साहब उसमें एक 40 साल बाद जो है मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी शायरी पे एक बहुत सख्त तबसरा किया। और उन्होंने कहा भाई जबान को सिकोड़ना या हमने इससे पहले कहीं गुफ्तगू में आपसे जिक्र किया होगा कि मतलूकात का मसला बहुत अपने उर्दू में गड़बड़ घोटाला है, कि आप तर्क करने वाले कौन होते हैं भाई। लफ्ज जो है उसका कोई अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट नहीं होता। लफ्ज में एक जो बनता है एक बार,
वो लफ्ज उसमें एक ही वही मानी देता है, आप सब्स्टिट्यूट के चक्कर में फंसते हैं। इसका मतलब है आप जबान से वाकिफ नहीं है, ये आपका मसला होगा, जबान का मसला नहीं है। तो ये बहुत अहम बात फारूकी ने कही थी कि भाई मीर इश्क जो है वो जबान को सिकोड़ने का काम कर रहे थे। और हमारी शायरी में मीर इश्क से बहुत ज्यादा मुतासिर प्रोफेसर मसऊद हसन रिजवी अदीब हैं। तो जब पूरा तबसरा लिख गया उसमें एक ही, तो फारूकी साहब ने नैयर साहब को दिया कि एक बार अब्बा को दिखा लीजिए, अब्बा अगर इसमें कुछ तब्दीली करना चाहें तो वो तब्दीली कर सकते हैं। तो एक ही वो, चूंकि हम सबके बुजुर्ग हैं। मसूद साहब ने जब उसे तबसरा पढ़ा, और बहुत लंबा तबसरा है, तो मसूद साहब ने बहुत उम्दा बात कही कि साहब हमको पहली बार एहसास हुआ कि 40 साल बाद किसी ने किताब पढ़ी है पढ़ने की तरह से, तो इसमें तो एक लफ्ज भी तब्दील नहीं होगा। देखिए तो बड़े लोग कैसे होते थे। फारूकी साहब का बड़ापन ये था कि उन्होंने नैयर मसूद से कहा कि भाई हम तो ऐसे नहीं छपवाना चाहते, मसूद साहब की नजर से गुजर जाना चाहिए। मसूद साहब ने ये कहा कि भाई 40 साल बाद किसी ने इतनी संजीदगी से पढ़ा है तो इसमें तब्दीली कैसे हो सकती है। फारूकी साहब ने जो कुछ लिखा है वो एज इट इज छपेगा, और एज इट इज सबकून के शुमारे में छपा। ये इसमें एक ही बड़े लोगों का तरीका था। उसमें फारूकी साहब जब बड़े लोगों की आंखें देखी तो खुद भी बहुत बड़े आदमी थे। और नैयर मसूद साहब ने अपने बाप को फारूकी साहब की जिद के आगे मजबूर होकर इसमें एक दिखाया। और मसूद साहब इतने बड़े थे इसमें कि उन्होंने कहा भाई 40 साल बाद जब किसी ने किताब पढ़ी है तो उसके बाद उसमें एक जो कुछ उसने लिखा उसमें तब्दीली मैं कैसे कर सकता हूँ, ना मैं इजाजत दे सकता हूँ। तो ऐसे ही छपा। ये हमारे बड़े लोगों का तरीका होता था। एक बार मैं मुलाजमत करता था, तो इलेक्शन में सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं भाई, तो मुझे कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह बना दिया गया। फारूकी साहब के छोटे भाई मोहम्मद अहमद फारूकी साहब डीएम होते थे यहाँ कानपुर कानपुर देहात के। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है साहब, मैं ड्यूटी नहीं करना चाहता। तो उन्होंने गौर से नीचे तो ऊपर देखा, तो उन्होंने कहा हर आदमी भागना चाहता है ड्यूटी से। अब मैंने आपका नाम नोट कर लिया है, ठीक से। अब उसमें एक ही अगर चीफ मिनिस्टर भी उससे कहेगा तो कम से कम आपका नाम तो नहीं काटूंगा मैं। खैर मैं मायूस होकर घर वापस आ गया कि भाई ड्यूटी है, सरकारी नौकरी करते हैं, ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, ऐसी कौन सी मुसीबत है। फिर रात में मुझे अचानक ख्याल आया कि भाई फारूकी साहब के तो भाई हैं ये, मुझे पहले ख्याल ही नहीं था। तो मैंने फारूकी साहब को फोन किया इधर उधर की बातें करके। तब लैंडलाइन का जमाना था, मोबाइल सोबाइल नहीं होता था। लैंडलाइन से मैंने फोन किया कि फारूकी साहब एक काम है। तो उन्होंने कहा बताएं भाई। तो हमने कहा कि वो ड्यूटी नहीं करना चाहते साहब, बहुत खतरनाक ड्यूटी होती है, बहुत फता फता आदमी रात भर रहता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं आप सुबह 10 बजे दिन उसमें एक उन्होंने मेरा ड्यूटी वाला लेटर मुझसे ले लिया। और हमसे कहने लगे कि आप साहब आइंदा कोई काम होगा तो, मैं बड़े भाई की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, उनसे आप फोन कराएंगे इतने छोटे से काम के लिए। तो हमने कहा था मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, आपके लिए छोटा हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज बहुत है। तो एक पैराग्राफ है ना कराने, वो हसन साहब एक ट्रांसलेशन किया करते थे, सरदार हसन, उसके लिए काम किया। तो एक अफसाने में इतना ज्यादा उसमें एक 1.5 सफ़े तक चला गया वो सेंटेंस वाला। तो 1.5 सफ़े तक उसमें पढ़ने के बाद फारूकी साहब कहेंगे नामुमकिन नामुमकिन है, ये साला नहीं कर पाएगा। वो जब आए तो एक तो इन लोगों ने कि भाई सुना दीजिए, और हंसने के लिए तैयार हो गए। इस कदर रवानी से वो करते चले गए, तो कहीं कोई कुछ तो फारूकी साहब कहेंगे अभी तो आदमी है भूत, पता नहीं चलता उसमें एक कैसे ट्रांसलेशन में इतनी आसानी से कर गया। उसने कहा मुझे मुश्किल लगे ही नहीं फारूकी साहब, आप बता रहे हैं तो हमको लग रहा है कि कोई मुश्किल होगी, लेकिन इससे पहले तो ये एहसास भी नहीं हुआ कि बहुत मुश्किल चीज का ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये इतने पढ़े लिखे, इतने इसमें के लायक, इस कदर इसमें काबिल एहतराम, अब इस नस्ल के बाद न तो शमसुररान फारूकी दोबारा पैदा होंगे, न नैयर मसूद पैदा होंगे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अब शोएब निजाम जैसे छोटे छोटे लोगों से आपको काम चलाना पड़ेगा। अब उसमें एक ही ये लोग एक बार पैदा हो गए, सदियों में पैदा होते हैं। अब दूसरा फारूकी आपके पास नहीं आने का, उससे इख्तलाफ कर लें, झगड़ा कर लें, उसकी तनकीद से, मुझे भी फारूकी साहब की तनकीद से कई जगह इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ का ये मतलब नहीं है कि फारूकी जी सर, बहुत शुक्रिया। और जरा सा नेटवर्क का मसला भी है, लेकिन चलिए बहरहाल हम गोश बर आवाज हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो शबखून निकलना शुरू हुआ था 1966 में, जी शबखून उन्होंने किस किस इंस्पिरेशन से सर उसको जारी किया था? क्योंकि जाहिर है 31 साल के थे वो महज। मैं सोचता हूँ, कई बार तो हैरान होता हूँ कि शायद 1935 का बर्थ था उनका, या हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूँ, बिल्कुल। पर मोटी बात यही है। हाँ 36 था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 36, अच्छा। 36।
तो सर 30-32 साल की उम्र में सर इतनी बोल्डनेस से एक रिसाला जारी करना, जाहिर सी बात है मतलब उसकी इंस्पिरेशंस क्या थी सर उसके पीछे की उनकी? आप अगर देखिए, रोशनी डाल सके तो। हाँ, देखिए फारूकी साहब का एक सीधा सीधा तो एक ही ये ख्याल था कि लोगों को तजुर्बे करने का हक हासिल है, उन्होंने प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सारी जगहों पर तरक्की पसंद काबिज थे। आप हैरत करेंगे कि हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया है, दब में आए हैं नए नए, तो सारी जगहों के ऊपर तरक्की पसंद उसमें एक ही बैठे हुए थे। तो कुछ ही रिसाले में कोई चीज नई छपने का उसमें कि सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब सूरत ये हुई कि जरूरत महसूस हुई कि भाई कैसा रिसाला निकले। दो रिसाले निकले। एक इसमें किताब लखनऊ से आबिद सुहेल ने जारी किया, दूसरा शमसुर रहमान फारूकी साहब ने शबकून जारी किया। तो किताब भी उस तरह का रिसाला नहीं था। हजरत के आबिद सुहेल बिल्कुल तरक्की पसंद थे और बाकायदा एलानिया तरक्की पसंद थे, और फारूकी साहब एलानिया जदीदिये थे। लेकिन दोनों के अंदर ये कदरें थीं कि जो भी इसमें एक ही सामने इसमें एक ही अदब आएगा, अगर वो अच्छा है अदबी मेयार पर, तो उसको उसमें एक ही जगह दी जाएगी। शायरी में फारूकी साहब ने बहुत लिबर्टी दी लोगों को कि भाई जो कहना चाहते हैं आप कहें। वक्त के साथ तय हो जाएगा कि क्या चीज जिंदा रहेगी, क्या चीज नहीं जिंदा रहेगी, मगर तजुर्बों के लिए हमारे सफात हाजिर हैं। तो चपकून ने इसमें एक ही उर्दू शायरी को शायरी बनाने, उर्दू अफसाना को अफसाना बनाने, या दीदियों को उसमें एक ही तनकीदी मज़ामीन लिखने, ये तमाम हबीब जालिब से लेके इसमें एक ही जितने बड़े लोग थे, खलील रहमान आदमी से लेके जितने अहम लोग थे। और तरक्की पसंद तहरीक जो है धीरे धीरे सिमटने लगी। सिमटने इसलिए लगी कि अली सदात जाफरी या जो बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने ये तय किया कि नहीं साहब, उसमें एक ही वो तरक्की पसंद तहरीक जो है वो कम्युनिज्म जो है इसमें एक ही रशिया की, वो उसमें एक ही उससे ज्यादा मुतासिर होगी। तरीका ये होना चाहिए कि अदब से मुतासिर होगी तहरीक, कम्युनिज्म से क्यों मुतासिर होगी। लेकिन जब कम्युनिज्म की तरफ बहुत गए और जवाहरलाल नेहरू की तरफ ये लोग बहुत चले गए जो बड़े बड़े तरक्की पसंद थे, तो उसमें एक ही ये जवाल की तरफ आ गई ये तहरीक। फारूकी साहब ने इसमें एक ही से महसूस कर लिया था शुरू में ही कि ये तहरीक जो है बहुत दिन तक कायम नहीं रह सकती, इसलिए कि जब तरक्की पसंद अपने मजदूरों को छोड़ के इक्तदार की गोद में बैठ जाएगा तो काहे की तरक्की पसंदी भाई। तरक्की पसंदी तो ये होता है जालिम मजलूम, आप मजलूम के साथ हैं या नहीं है, जालिम के खिलाफ हैं या नहीं है। जब आप उसमें एक ही खुद जालिमों की गोद में बैठ जाएंगे तो काहे कि इसमें एक ही जो है मजलूम परस्ती, मजलूमों से हमदर्दी कहाँ बची। तो फारूकी साहब बिल्कुल सोच समझ के इसमें एक ही उन्होंने सबकून जारी किया था। उसका मकसद ये था कि नए लिखने वालों के सामने एक प्लेटफॉर्म हो, उन्हें इसमें ढूंढना न पड़े कि उनकी तकलीफ छपेगी कि नहीं छपेगी, उनके लिए दरवाजे खुले हों, उनके लिए और रात इसमें सबकून के इसमें मैसर हो उनको। ये था सबकून इसमें जारी करने का बुनियादी मकसद। जी रमन साहब। जी। तो सर जहां तक हमारी नॉलेज है तकरीबन 40 साल से भी जायद शबखून छपता रहा। तो सर इसका क्या असर था उस वक्त के जो अदबी माइंड था? आप भी यंग थे जाहिर है, फारूकी साहब से जरा अगली पीढ़ी के आप हुए जैसे एक तरह से। तो उस बिल्कुल। वक्त के अदीबों के लिए शबखून की क्या हैसियत थी, और शबखून का क्या असर था उस पूरे दौर में, और क्या उसका वकार और उसका एक जो लेवल था और जो उसका दर्जाबंदी हायरार्की में, मतलब वो कहाँ पे था शबखून सर? भाई शबकून जो है वो सबसे ज्यादा बहस में रहने वाला रिसाला था। शबकून में इसमें कि फारूकी साहब खुद भी बहसों को कि शबकून की सबसे ज्यादा अहमियत ये थी कि शबकून का जब उसमें कि इजरा हुआ, जब जारी हुआ ये शबकून, तो सारी बड़ी जगहों के ऊपर तरक्की पसंद लोगों का कब्जा था, तरक्की पसंदों का कब्जा था। लेकिन तरक्की पसंद जो है वो खुद अपने रवैयों से रूस की तरफ ज्यादा देख रहे थे। देखना चाहिए उन्हें मजदूरों की तरफ, उन्हें मतलब ऐसे तबके की तरफ जो कुचला हुआ हो, जो समाज का इसमें पिछड़ा हुआ सबसे निचला तबका है। लेकिन उन्होंने देखना शुरू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े लोगों की तरफ। तो जाहिर है कि जब तहरीक कोई इसमें है अदब में, वो अदब को छोड़ के सियासत में दाखिल हो जाएगी, तो जाहिर है तहरीक जवाल की तरफ आएगी। इस जवाल को फारूकी ने सबसे पहले महसूस किया था। उन्हें लगा कि नए लोगों का दम नहीं घुटना चाहिए, नए लोग जो लिखना चाहते हैं वो उसमें उसके लिए सफात उसमें किसी रिसाले के उसमें कि उनको मैसर होना चाहिए। तो सकून के सफात जो है नए लिखने वालों को मैसर थे। गालिब की तफहीम खुद फारूकी साहब कर रहे थे। भयानक अफसाने जो है या इस तरह के जो अफसाने थे सरदार हसन साहब उसमें एक वो कर रहे थे। और फारूकी के तबसरे बहुत खतरनाक, बहुत सख्त तबसरे जिसमें अदब ही मेयार होता था, मुरवतें नहीं बरती जाती थी, इस तरह के तबसरे फारूकी ने करने शुरू किए। तो ये सब चीजें ऐसी थी जो सकून को बहुत अहम बनाती थी।
और शफकून पे के छप के हम लोग को लगता था जैसे अपने रिसाले में अपनी तस्वीर छपी हो। शफकून किसी एक आदमी का रिसाला नहीं था, खुद फारूकी का रिसाला नहीं था, वो पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा था। और जब पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा था तो शफकून के पढ़ने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। और एक एक रिसाले के ऊपर, उसके एक एक हर्फ के ऊपर हम लोग बहस किया करते थे, यार ये छपा है, फारूकी ने ये कहा है, जब अमीर खनफी ने ये कहा है, हबीब जालिब ने ये कहा है, खुलील महमूद आजमी ने ये कहा है। एक एक चीज के ऊपर हम लोग की बहस उसमें क्या आपस में होती रहती थी। देखिए कितना नया नुक्ता निकाला है, कितनी अहम बात की है। तो शकुन की जो तारीखी है, अहमियत है, उससे तो इनकार ही मुमकिन नहीं। वो तो बहुत बड़ा कारनामा था फारूक साहब का। ये बात को ध्यान में रखते हुए सर, जो आपने अभी फरमाई, इसके अलावा मैं एक बार और एक नुक्ते पर बार बार मेरा ध्यान जा रहा है, वो ये है कि आपने जो कहा कि कम्युनिस्ट का हर इदारे पे कब्जा था और आम अदीब के लिए छपना वपना कहीं मुमकिन नहीं था। तो तो सर, ये फारूकी साहब के पर्सनल एक पर्सनैलिटी के करेज और बोल्डनेस पे भी इशारा करता है, क्योंकि वो जाहिर है इस कम उतनी कम बिल्कुल। उम्री में इतने बड़े बड़े जो स्टॉलवार्ट्स थे तरक्की पसंदों के, जो जाहिर है उनसे तो सीनियर थे, तो कैसे सर उन्होंने हैंड्स ऑन लिया होगा? मतलब ये मैं सोच के जरा हैरान हो रहा हूँ बार बार, इसलिए आपको फारूकी चाहता हूँ साहब कि आप इस बारे में कुछ कहें। फारूकी साहब के सामने एक बहुत रोशन मिसाल थी, वो मिसाल थी मोहम्मद हसन अस्करी की। फारूकी साहब ने देखा कि अस्करी साहब अपने जमाने से बहुत आगे की चीज है। और अस्करी साहब जो है, सल्फियों के नाम से जो कॉलम लिख रहे थे या उनकी किताबें सामने आ रही थी, तो वो किताबें जो है वो अपने जमाने से बहुत आगे की किताबें थी। अस्करी साहब के शागिर्द जो है सलीम अहमद होते थे। तो आप अंदाजा कर लीजिए इसमें कि जिस जिस शख्स से इसमें कि फारूकी मुतासिर हुए थे वो मोहम्मद हसन अस्करी थे। मोहम्मद हसन अस्करी भी अपने जमाने से बहुत आगे की चीज थे और फारूकी खुद भी अपने जमाने से बहुत आगे की चीज थी। इसलिए इसमें ये कि फारूकी साहब को ये एहसास हुआ कि नहीं साहब, बातें जो है वो अहम होती हैं अदब में। कौन शख्स कितनी उम्र का है, कौन शख्स उसमें किस मर्तबे पे है, इसलिए चीजें अहम नहीं होती। तो उन्होंने इसमें कि इसका बहुत ख्याल रखा। और ये कि पूरी जिंदगी किसी शख्सियत से मरूब नहीं हुए फारूकी साहब, चाहे वो जितनी बड़ी शख्सियत हो। जो कुछ कहा गया है उससे मरूब हुए, शख्सियत से मरूब होने वाले फारूकी थे भी नहीं। अब रमन साहब 10 मिनट बात कीजिए, मैं मसाला खाना चाहता हूँ, पान मसाला मेरा अब तलब बहुत जोर से लगी है। तो मैं तब तक कुछ अर्ज करूं, जब तक आप पान मसाला खाइए। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आवाज आ रही है, बहुत नहीं शुक्रिया मैम जी। हाँ, फरमाइए मैम। आप हाँ, तो वो शोएब साहब हाँ कह आप रहे हैं। फरमाएं, वो आप अपनी बात कहें तो मैं जी जी। कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि फरमाएं। हम तो बहुत ही मेरे ख्याल से 3-4 साल की उम्र रही होगी, तो इसलिए हमको याद नहीं है। शफखून की ओपनिंग का जलसा सुनते हैं, इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा एक गार्डन रेस्टोरेंट होता था, गजदर्स नाम का आइसक्रीम पार्लर था वो। भाई एजाज एजाज ए- आप हाँ, सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल तो सही वो कह रहे पार्टी हैं। वहां पे हुई थी। एजाज साहब थे। जी जी, जी एजाज जी। साहब भी आए थे, तशाम साहब भी उसमें आए थे। ऐसा बताते हैं। तो अम्मी हमारी कहती थी कि बिल्कुल फारूकी साहब जो थे वो बिल्कुल लिखते बिल्कुल। थे और लिख लिख के तमाम पर्चों में भेजते थे, तो उनका वापस आ जाती थी। कई लोग तो जवाब ही नहीं देते थे, और कई जगहों से तहरीर वापस आ जाती थी, तो बहुत बेचैन हो जाते थे, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था कहने को। और वो शुरू से ही बहुत ही उनका एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल इंटेलिजेंस थी। जी कि फरमाएं। अम्मी का ये कहना था कि फारूकी साहब जब बहुत मायूस हो जाते थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मायूस मत होइए, चलिए हम लोग अपना एक पर्चा निकालते हैं। बिल्कुल। और उन लोगों ने कहा कि कहाँ हमारे पास पैसे हैं, कहाँ जगह है। तो अम्मी ने कहा हम लोग घर से ही निकालेंगे। तो वो घर में ही हमारे उसका ऑफिस था, और तरह तरह के कातिबों को ट्राई किया जाता था। मुझे ये याद है, मैं सोचती, मैंने बचपन में जो नए जो अल्फाज सीखे हैं, शुरू में जो अल्फाज जो मुझे कान में बहुत पड़ते थे, उसमें एक कातिब लफ्ज बहुत ज्यादा आता था। और वो जो जिल्द बांधने के लिए आते हैं ना लोग, उसको, जी जी। जी वो, और मतलब मुस्तकिल पर्चा पर्चा, तो हम सोचते थे पर्चा क्या होता है, बहुत छोटे थे। तो मतलब हमारा घर मुस्तकिल एक कॉमन रूम की तरह था, जहाँ सारे शायर और अदीब आते जाते रहते थे, मुस्तकिल काम होता रहता था। और वो एक कागज होता था, ट्रांसपेरेंट सा, बटर पेपर टाइप का। पहले शायद उस पे लिखा जी जाता था जी। ना, हाथ से। तो हम हाँ लोग, वो हम, पीला पीला कागज होता था। हाँ जी नहीं, वाइटिश क्रीम कलर का पीला वाइट पीला। होता था। हाँ,
तो हम अपने अब्बा से उसको मांग लेते थे कि जी जी एक जी दो जी जी पेज एक बिल्कुल दो पेजेस हमें दे दीजिए, तो हम उसमें पत्थर रख रख के टॉफी बनाते थे झूठ मूठ की। तो मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब हम लोगों के घर का माहौल ऐसा था कि हम लोग ने सांस भी उसमें ही अदब में ही ली है। और हमारी अम्मी का उसमें बहुत बड़ा वो था, उनका उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। कहते थे अगर जमीला ना होती तो शब खून नहीं होता, क्योंकि अक्सर जब पैसे वैसे नहीं होते थे तो हाँ फिर नहीं वो, होता। हाँ, तो वो कहते थे अब मैं बंद कर रहा हूँ। फिर अम्मी कहती थी चलिए ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं से फंड्स का इंतजाम करके फिर वो छपता था। क्योंकि इश्तिहार भी नहीं मिलते थे इनको ज्यादा, क्योंकि ये किसी के लगी लिपटी बात तो करते नहीं थे। तो इनके रिसाले को कोई इश्तिहार बहुत मुश्किल बिल्कुल। से मिलता था। तो उस पे हाँ सरवाइव छूटेगा भाई, करने के लिए छूटेगा बड़ी मेहनत करते थे और बहुत काम करते थे शब खून का। भाई। बिल्कुल, वो पहले जो अफसाने उनके छपे हैं सवार के, आपका कते सुखन होता है बिटिया, कि जो अफसाने नहीं, लिखे हैं उन्होंने, वो हाँ सवार जी के जी, अफसाने शुरू में उनके नाम से कहाँ छपे। वो तो उसमें नहीं तो वो उमर शेख उमर शेख मिर्जा का मिर्जा नाम वगैरह जो के नाम। उन्होंने, वो उन्होंने बताया कि उमर शेख मिर्जा का जो नाम उन्होंने रखा था वो पहले भी 1960s और 70s के शबखून में भी आपको उमर शेख मिर्जा मिलेंगे। बिल्कुल उस बिल्कुल बिल्कुल जमाने में मिलेगा। भी वो उमर शेख मिर्जा के नाम से लिखते थे, क्यों, माधव हाँ, रुतवा। बेनी माधो रुस्वा। आप एक दफे आप सोचिए, हम लोग अभी रिसेंट बात है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जिया मोइनुद्दीन साहब आए हुए थे। तो हम और हमारे अब्बा हम ये लोग भी अटेंड कर रहे थे कुछ। वो जिया मोइनुद्दीन साहब ने जब प्रोज पढ़ना शुरू किया, नस्र, तो उनको नहीं मालूम था तब तक कि बेनी माधो रुस्वा जो है ये शमसुर रहमान फारूकी हैं। तो कहने लगे कि भाई एक अफसाना मैंने पढ़ा है और नया, और उसमें कोई नए हैं लिखने वाले बेनी माधो रुस्वा नाम के, और मैं उसमें से कुछ पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अब हम और हमारे अब्बा हम लोग एक दूसरे का मुंह देखे खूब हंसे। हमने कहा अरे आपने इनको बताया नहीं है, आप ही हैं। तो कह रहे थे अब उनको नहीं मालूम हुआ होगा तब तक। फिर वो ये मतलब अफसाने को आए हुए मंजर आम पे हो गए थे 2-3 साल। तो फिर उसके बाद उसमें से उन्होंने पढ़ के सुनाया। तो ये समझिए कि उनका नाम ना जानते हुए भी जिया मोइनुद्दीन साहब ने सिलेक्शन किया था उसका। प्रोज की इतनी एक्सेलेंट प्रोज है। तो ये इसी के जैसे वो कह रहे हैं शोएब साहब कि हम लोग बहुत बोल्ड थे, किसी से डरते नहीं थे, और जो भी उनको करना रहता था हिम्मत बहुत थी। तो वो शुरू में तो खैर हमारी वालदा का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। बाद में जाहिर है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए थे और अम्मी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इतना पढ़ती जितना वो पढ़ गए थे। लेकिन शुरुआत में उन लोगों की दोनों की, कोई भी बुक्स जो लाइब्रेरी में इन लोगों की रहती हैं उनमें दोनों का नाम लिखा हुआ है। जे एंड एस आर एफ हर किताब पे है। तो यही एक छोटी सी बात हम बताना चाहते थे। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया मैम। हम्म, और इससे ये भी जाहिर होता है कि किस तरह इन लोगों ने तन मन धन लगा के अदब की खिदमत की है। और इस तरह नहीं थे आज के जैसे हमारे जैसे लोग हैं बहुत सारे कि भाई जेब से चार पैसे नहीं खर्च सकते अदब के लिए। मतलब एक कुछ करने से पहले ही ये सोच लग जाती है कि मुझे क्या मिलेगा इसके बदले, मेरा क्या फायदा होगा। इन लोगों ने सच में, फारूकी साहब ने एक इंटरव्यू में फरमाया भी था कि हम लोग जब एक काफिला जो चल रहा था, नैयर मसूद भी उसमें थे और जो सर जानते हैं, मैम जानती हैं, और लोग भी थे, सच में ये अदब के लिए कुछ करना चाहते थे। फारूकी साहब के अगर मैं जबान में कहूँ तो वो कहते थे कि अदब के ऊपर से 150 साल की हम जंग खुरच रहे हैं। एक जैसे मकसद था उनके पास बहुत बड़ा। और इसके अलावा जो मैम भी कह रही थी, रस्म इजरा जो हुआ था शबखून का, जो शबखून का दूसरा या पता नहीं तीसरा जो शुमारा है 1966 का, उसका पहले 2 पन्नों में उसमें रस्म इजरा का पूरा उसमें डिटेल्ड है कि रस्म इजरा हुआ है, ये लोग आए थे, यहाँ पे हुआ था। फिराक साहब भी थे, जाहिर है इलाहाबाद के जो बड़े बड़े लोग थे सब रहे होंगे। तो अगर मैम आप हुक्म दें तो मैं वो आपको भेजूंगा पीडीएफ। उसमें आप उसको, आपने फरमाया था कि लखनऊ में जब आप रहते थे तो एक अदब एक तरह से ओढ़ना बिछोना था पूरा। फारूकी साहब, बिल्कुल नैयर मसूद और उनके जाहिर है आप लोगों ने भी आंखें देखी। तो सर अदब में जाहिर है अब कदम कदम पे इख्तिलाफ का रास्ता है। अब दो खुद आदमी खुद से मुत्तफिक नहीं हो सकता हमेशा, दूसरों से तो कहाँ हो पाएगा। तो इख्तिलाफ को किस तरह देखते थे फारूकी साहब, और इख्तिलाफ को किस तरह डील करते थे अपनी पर्सनल दोस्तों के सर्कल में भी, और जो शबखून के लेवल पे जो एक नजरियाती इख्तिलाफ होते थे उन। जी।
देखिए, ये बड़े लोगों के इख्तलाफात थे और ये इख्तलाफात इतने सतही नहीं होते थे, इसमें शख्सियत बिल्कुल नहीं आती थी। अदब पे इसमें कि कोई अगर सवाल है तो अदब का जवाब अदब से दिया जाता था। फारूकी साहब बहुत दो टूक अपने बात करने के आदी थे, वो बहुत घुमा फिरा के बात करने के आदी नहीं थे। ये बात बारह भी बहुत अच्छी तरह जानती है। और बारह बिल्कुल सही कह रही थी कि जमीला भाभी नहीं होती तो सुकून भी नहीं होता। सुकून में जितना फारूकी साहब की जहानत है, उतनी मेहनत जो है कहीं ना कहीं पैसे से, मेहनत से फारूकी साहब को आमादा करने में बार बार वो कभी कभी हिम्मत हार जाती थी कि जमीला भाभी से कितने पैसे खर्च करा दे भाई। लेकिन ये कि वो जमीला भाभी इसके ऊपर तैयार हो जाती थी कि नहीं भाई, जो भी पैसे लगे ये रिसाला बंद नहीं होना चाहिए। तो जब तक फारूकी साहब की हिम्मत अपने एक ही काम करती रही, जब तक जरूरत थी सकून की, जब तक सकून निकला, जब ये महसूस हुआ फारूकी साहब को कब सकून के बगैर भी काम चल जाएगा, तब वो सकून बंद हुआ। वरना फारूकी साहब ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी, पूरा पैसा लगाया, पूरी जिंदगी लगाई और सकून को जब तक अपने वहां ले गए जहां अपने कोई रिसाला उतनी दूर तक आसानी से नहीं जाता है। तो सकून बहुत बड़ा रिसाला है। सिर्फ ये नहीं कि वो पेजेस के एतबार से 48 सफ़े का है, 90 सफ़े का है, 100 सफ़े का है, इसकी अहमियत नहीं है। वो सारी बड़ी बहसें सकून के औराक में सिमटी हुई हैं, अपने जमाने की सारी अहम बहसें। फारूकी साहब ने इसमें कि अदब के गैर अदबी मेयार, शेर गैर शेर नस्र, ऐसे ऐसे मज़ामीन दिए हैं उर्दू को कि जो उर्दू वाले जिस पर हमेशा फख्र करेंगे। ये बहुत बड़ा कारनामा था फारूकी का। जी। कम होगी उसमें। तो इस तरह अपने छोटों को कैसे देखते थे सर, वो इख्तिलाफ के नजरिए से, मैं ये बात पूछ रहा था आपसे। भाई बहुत स्पेस देते थे फारूकी साहब ने, कभी डांटा नहीं। मतलब ये कि वो उसमें पूरा मौका देते थे कि हम लोग उनसे पूरी बात करें। बारह को पता भी नहीं होगा उसमें एक कि मैंने उसमें एक शेरे शोरंगेज की रस्म इजरा की थी लखनऊ में। तो जब शेरे शोरंगेज की रस्म इजरा हुई तो फारूकी साहब ने कहा मैं बैठ के तारीफें नहीं सुनूंगा, आप उसमें एक ऐसे लोगों को बुलाइए जो मेरी किसी तकलीफ पर भी कोई सवाल कर सके, और सवाल करेंगे मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। तो ये पहली अपनी नवैयत का अकेला प्रोग्राम हुआ था फारूकी साहब का, न उससे पहले न उसके बाद इस तरह का कोई प्रोग्राम मैंने नहीं सुना, न मैंने देखा, जिसमें उसमें एक ही जो है जिसकी किताब हो उसने ये कहा हो कि साहब जो इख्तलाफ जिसका हो वो इख्तलाफ अपना उसमें एक सामने रखे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। वो पूरे टाइम फारूकी साहब जवाब दे रहे थे और हाल में एक कुर्सी भी खाली नहीं थी। ये इसमें एक ही और राय उमारात बली जैसा बहुत बड़ा हाल था वो, लेकिन एक कुर्सी भी खाली नहीं थी। मैंने ये प्रोग्राम किया था, मैं स्टूडेंट हुआ करता था। मेरे दावतनामे पे इसमें कि लखनऊ से बाहर के लोग इसमें खास तौर से अलीगढ़ से लोग, लखनऊ से लोग, दिल्ली से लोग, रुदौली से इसमें एक ही किताब अरूज पे एक सवाल पूछना चाहते थे, रुदौली से आए थे। सारे लोगों ने अपने सवाल पूछे, फारूकी साहब ने हर कोशिश की कि हर सवाल का इसमें एक तसल्ली से जवाब दिया जाए। इस तरह का प्रोग्राम अब करने की हिम्मत कौन करेगा? ये शमसुर फारूकी थे जिन्होंने इस तरह का इसमें एक ही प्रोग्राम जो है उसकी परमिशन दी, और उन्होंने ये प्रोग्राम मैंने किया। वरना आमतौर से इसमें के लोग बैठे तारीफें सुनते रहते हैं, अपनी बुराई सुनना, अपने अपने की तनकीद सुनना इतना आसान काम नहीं होता। ये बहुत बड़े लोगों का जमाना था मियाँ। अब उतने बड़े लोग इसमें एक ही नहीं आपको दिखेंगे अदब में। अब इसमें बौनों की हुकूमत है, ये सब बौने हैं इसमें एक ही। इतने बड़े लोग इसमें एक वक्त में पैदा हो गए थे, फारूकी हों, एहतिशाम साहब हों, अमीर खनफी साहब हों, हबीब जालिब साहब हों, नैयर मसूद हों, इरफान सिद्दीकी हों। जैसी गुफ्तगू इरफान सिद्दीकी, नैयर मसूद और शमसुर फारूकी साहब ने रेडियो पे की है, अब रेडियो में ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी। मीर की तफहीम, गालिब की तफहीम, इकबाल की तफहीम, मीर अनीस की तफहीम, ये आगे बढ़ते बढ़ते फैज की तफहीम, नूर राशिद की तफहीम, यहाँ तक इस सिलसिला आया। ये सब पूर्ण में बहुत से इसमें एक ही चीजें हैं। मैं बारह से कहूंगा कि वो शुमारे कभी मुझे इनायत कर दें तो मैं इसमें एक ही ये किताबी शक्ल में उन चीजों उन बहसों को उसमें लाना चाहता हूँ सामने। मेरे पास अपने इतना वक्त नहीं है, चीजें नहीं है। कभी बारह से अपॉइंटमेंट लेके मैं जाऊंगा दिल्ली और वो सारे शुमारे इसमें एक उनकी फोटो कॉपी कराऊंगा, शुमारे बारह के बाद वापस कर दूंगा, और ये सारी चीजें किताबी शक्ल में आएंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। किताब इतनी बड़ी चीज है, इसमें इतना बड़ा काम इसमें एक रेडियो के ऊपर हो सकता है। तो ये तीन लोग बहुत बड़े इसमें इकट्ठा हो गए थे, इसलिए ये हो गया। अब मैं सर आपको फरमाएं। एक इत्तला देना चाहूंगा। पिछले दिनों जब जनाब। हम इरफान सिद्दीकी को पढ़ रहे थे अपने स्टडी सर्कल में, तो उस वक्त हमने फारूकी, इरफान सिद्दीकी, नैयर मसूद, तीनों की जी। तफहीम इकबाल के हवाले से गुफ्तगू जो हुई थी रेडियो पे, आपने जिक्र भी किया, जी। उसको न सिर्फ हमारे ग्रुप ने पढ़ा, बल्कि हमने उसको रिकॉर्ड करके सर यूट्यूब पर एक ऑडियो की सूरत में, 1 घंटे की ऑडियो है वो, अवेलेबल भी हमने करवा दिया, ये सोच ये के कि बहुत बड़ा आइंदा काम है, लोगों को ये दिक्कत ना बहुत आए। बड़ा काम नहीं। सर मैं अगली बात हाँ। ये पूछ रहा था, फारूकी बिल्कुल। साहब अक्सर अपनी तहरीरों में भी और तकरीरों में भी जबान का बहुत जिक्र करते थे कि जबान अच्छी होनी चाहिए, जबान अच्छी होनी चाहिए, और जबान कहते थे कि तख्लीकार का टूल है, और आजकल बिल्कुल। लोग जबान, अच्छी जबान भूलते जा रहे हैं, क्या चीज है?
तो उन्होंने जब हाँ अपनी नस्र लिखी, फिक्शन जब उन्होंने लिखा, चाहे सवार लिखा हो, चाहे कई चांद थे सरे आसमां, उन्होंने सर एक क्लासिकल बहुत आला जबान का उन्होंने एक नमूना पेश किया मेरे ख्याल से, जो उसके बाद तो आप खुद ही फरमा रहे थे कि दोबारा वैसा शख्स ही नहीं होगा, तो वो जबान तो खैर कौन लिखेगा। लेकिन इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फारूकी के नजदीक अच्छी जबान क्या थी, और हम कैसे समझें कि कौन सी जबान को अच्छी जबान कहा जाए, और क्या अच्छी जबान महज सही जो एक उर्दू में बहुत एक प्यूरिज्म है कि प्यूरिज्म के लिहाज से सही जबान को वो अच्छी जबान कहते थे, या कोई और मेयार थे नहीं, अच्छी जबान के? जी। अच्छी जबान का मेयार तो ये है कि इसमें एक ही, वो ये नहीं चाहते थे कि इसमें मीर अमन की जबान हम लिखने लगे तो बहुत अच्छी जबान हो जाएगी। जबान तरक्की करती है, लेकिन जबान गलत इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसमें जबान के साथ बड़ा मसला होता है कि इसमें एक ही हिंदी से जब नजदीक आती है तो हिंदी का असर कबूल कर लेती है, जब पंजाबी से नजदीक आती है तो पंजाबी का असर कबूल कर लेती है। जबान को अगर उर्दू इसमें एक है तो उर्दू का असर कबूल करना चाहिए। फारूकी साहब का बुनियादी इसमें एक जो मौकिफ था वो ये था कि जबान जो है वो उर्दू से इसमें दूर न जाए, पंजाबी के नजदीक न चली जाए कि पंजाबी मालूम होने लगे। तो ये दिल्ली और लखनऊ की जबान में इसमें एक फर्क है। बोलियां जो है चार चार कोस के ऊपर कहावत है कि बदल जाती हैं। तो फारूकी साहब इसमें कि किसी जामिद जबान के कायल नहीं थे, यानी एक जगह रुकी हुई जबान के कायल नहीं थे। वो चाहते थे कि जबान बहती रहे। फारूकी साहब सबसे ज्यादा तो नैयर मसूद की नस्ल के कायल थे। नैयर मसूद को उन्होंने छापा भी बहुत। नैयर मसूद के अफसानों के ऊपर उसमें कि उन्होंने कोई मजमून तो नहीं लिखा, लेकिन नैयर साहब उनके सबसे करीबी दोस्त होते थे। तो जबान का मामला फारूकी के यहाँ एक जिंदा उसमें हकीकत की तरह चलती थी। ऐसा नहीं है कि जबान कोई इसमें रुकी हुई कोई चीज है, फला जबान को पसंद करते थे। नहीं साहब, जबान जो है ऐसा अमल है जो मुसलसल जारी रहता है। तो जबान का अमल जो है फारूकी साहब सिर्फ इतना चाहते थे कि सही जबान इस्तेमाल हो। उसमें इसमें एक ही ऐसा ना हो कि जैसे आजकल खिलाफत बोलने लगे हैं लोग मुखालफत को, तो खिलाफत उर्दू में न राइज होने पाए। ये मसला फारूकी का, और ये हर बड़े आदमी का मसला होता है। हम जैसे लोगों ने सीखा है फारूकी साहब से, आगे भी उनकी तहरीरों से सीखते रहेंगे। अभी कल रात को मैंने मार्फत शेरनो फिर से निकाली, फिर से मैं इसमें उनके मज़ामीन पढ़ने लगा। तो ये अमल हमेशा जारी रहेगा। फारूकी तो उस तरह से हैं जो समंदर में इसमें एक लाइट इसमें एक जो है मीनार जो होता है इसमें एक कि भाई दूसरे जहाजों को उसमें रास्ता दिखाए कि देखिए ये रास्ता सही है। ये रास्ता अगर गलत इसमें इख्तियार किया तो कहीं इसमें एक ही पहाड़ों से टकरा जाओगे, कहीं बर्फ का पहाड़ होगा। तो फारूकी साहब तो उस में एक ही जो है लाइट की तरह में है जो आपको सही मंजिल तक ले जाएंगे, बशर्ते कि आप उनको पढ़िए, जो बातें वो कही हैं उन पर अमल कीजिए। खाली इसमें अकीदत से कुछ नहीं होता है, अदब में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, अदब पढ़ना पड़ता है। और जब तक आप अदब पढ़ेंगे तभी तक इसमें एक ही आप जिंदा अदब से वाकिफ होंगे। जिस दिन पढ़ना बंद कर देंगे अब जिंदा अदब से वाकिफियत आपकी बहुत कम हो जाएगी जनाब रमन साहब। कई चांद थे सरे आसमां में एक जुमला है एक जगह, वो जी जाहिर है जो जो किरदार है, वो जो मुहक्किक है उसमें, कई चांद थे सरे आसमां में जो पहले बाब में वो जब रिसर्च कर जी रहा है जी। लंदन लाइब्रेरी में, तो वो एक बात हाँ कहता बनी है, ठनी, बनी ठनी आता है तो हाँ। वो एक बा, तो वो एक बात कहता है कि ये उर्दू के पुराने लोग थे, ये अरबी और फारसी के गुलाम नहीं थे। ये बात वो बिल्कुल जाहिर है फारूकी साहब अपने किरदार से कहलवा रहे हैं जबान के लिहाज से। तो इसके आपके हिसाब से बिल्कुल। क्या मानी है सर बात के, उर्दू के इसकी अपने मानी आदमी ये है कि होना अरबी फारसी का गुलाम हुए बगैर? जी। देखिए, खुद उर्दू के जो बड़े साहिब तर्ज लोग थे जैसे मीर अमन या रजब अली बेग सुरूर, इनकी किताबें आपके कोर्स में है, बहुत ज्यादातर लोगों ने पढ़ी हैं। इनको फारसी मीर अमन को बहुत अच्छी आती थी, लेकिन ये कि अंग्रेजों ने तो अपने मकसद से काम किया था फोर्ट विलियम कॉलेज में, लेकिन फारूकी साहब ने तो एक ही ये कोशिश की कि ये जबान जो है जो सहल हो, आसान हो और सही हो। मतलब बहुत शेरी जबान फारूकी को पसंद नहीं थी। वो कहते थे शायरी में आप शेरी जबान इस्तेमाल कीजिए, नस्र में आप नस्र इस्तेमाल कीजिए। तो फारूकी साहब सही जबान जो है उसका मतलब मुफर्रत और मुअर्रब उर्दू नहीं होती है कि अरबी से बहुत करीब हो जाए, फारसी से बहुत करीब हो जाए। उर्दू को उर्दू होना चाहिए। नैयर मसूद की जबान में तो एक फारसी के प्रोफेसर थे, कहीं भी इसमें कि आपको फारसी और अरबी इसमें एक इस्तेमाल होती नजर नहीं आएगी, आपको तरकीबें बहुत कम नजर आएंगी। लेकिन बेहतरीन नस्र है उर्दू में। अगर फारूकी साहब और दो आदमियों की नस्र में एक ही पढ़ने के लिए दी जाए कि साहब ये सबसे बेहतरीन नस्र निगार है, मुझसे अगर कहा जाए कि दो आदमियों का इंतखाब कर दीजिए, तो शायद मैं एक फारूकी का इंतखाब करूं आज के जमाने में, वो एक नैयर मसूद का, कि दो आदमियों ने सबसे अच्छी जबान लिखी, सबसे सही जबान लिखी है।
ये बेसिक चीज ये समझने की है। कोई बहुत मुश्किल जबान, जिसे हिंदी में बड़ी क्लिष्ट जबान कहते हो आप, वो उसमें एक ही ऐसी जबान जो है बहुत अच्छी जबान नहीं समझी जाती। अच्छी जबान से मतलब यही होता है कि जनाब आप उसमें एक ही ऐसी जबान इस्तेमाल करें जो उर्दू हो, और उसको सही जबान क्या होती है इसे समझने के लिए आपको फारूकी साहब को पढ़ना पड़ेगा, नैयर मसूद को पढ़ना पड़ेगा। इन दो आदमियों को आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम सही जबान किसको कहते हैं और सही जबान से हमारी मुराद क्या है। फारूकी साहब जाहिर है फारसी बहुत अच्छी जानते थे। नैयर मसूद तो बिल्कुल। खैर आपने बताया कि बाकायदा प्रोफेसर ही थे फारसी के, लेकिन जी। फारूकी साहब भी एक प्रोफेसर लायक एक इल्म फारसी का रखते थे, हाँ, और अंग्रेजी को भी रखते थे। अंग्रेजी का भी रखते थे। और जी। साथ में आपने ये भी फरमाया कि फिर भी वो जबान जो है शाइस्ता उर्दू लिखते थे, फारसी मुफर्रस उसको बनाए बगैर। तो सर बिल्कुल। फारसी के लिहाज से फारूकी साहब के तासुरात क्या थे कि एक उर्दू अदब के तालिब इल्म के लिए फारसी की नॉलेज किस कदर जरूरी है, क्या नहीं, है बहुत जरूरी जरूरी या होती थी। नहीं है? भाई बहुत जरूरी होती थी, लेकिन मसला ये नहीं है कि फारसी की नॉलेज होना। फारूकी साहब को जितनी अंग्रेजी आती थी, अंग्रेजी के जितने इसमें के अदब पे उनकी नजर थी, बहुत कम लोगों की शायद हो, इसलिए कि उन्होंने अंग्रेजी बहुत पढ़ी थी, और अंग्रेजी फिक्शन बहुत पढ़ा था, अंग्रेजी शायरी बहुत पढ़ी थी, अंग्रेजी को पढ़ाते थे, अंग्रेजी में एमए किया था उन्होंने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंग्रेजी से मुतासिर होकर उर्दू में अपने को चीजें उड़ेलने लगे। उनको मालूम था कि उर्दू में किन चीजों की हमारी क्लासिक क्या हो रही है। और फारूकी ने कभी मगरिब से कलीमुद्दीन अहमद की तरह फारूकी साहब उस तरह मरूब नहीं हुए। वो किसी से मरूब नहीं होते थे, जबान से भी नहीं होते थे। उनका ख्याल ये था कि हम वहां से जो अच्छी चीजें हैं उसको उर्दू में मुंतकिल कर लें, अंग्रेजी में जो अच्छी चीजें हैं फारसी में है, अरबी में है, उसको उर्दू में ले आए। ये फारूकी साहब का कारनामा था। किसी जबान से मुतासिर होने का मतलब ये होता है फारसी जैसी लिखने लगे। फारसी जैसी लिखने लगे तो आपकी अपनी ओरिजिनलिटी क्या होगी, आपका अपना तशक्कुस क्या होगा, आपकी अपनी पहचान का क्या बनेगा। एक और सर मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है, माफी चाहता हूँ, वैसे तो आखिरी हो जाना चाहिए था अब तक, पर वो ये है, सवार और दूसरे अफसाने में सर हम एक नोटिसेबल चीज देखते हैं, चाहे वो गालिब अफसाना हो, चाहे आफताब जमीन हो, जो आफताब जमीन जो मुसवी, मुसफ़ी का हाँ, अफसाना है, मुसवी, या मुसवी। मीर वाला अफसाना हो, जी। इनमें से हम हिंद, एक हाँ। गंगा जमनी, एक जो मुश्तरका तहजीब है सर, जिसमें हिंदू कैरेक्टर भी उसी तसर्रुफ से जबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम भी उसी तसर्रुफ से कर रहा है। तो ये फारूकी साहब ने एक दानिस्तन दिखाने की भी कोशिश की, क्योंकि जो ये बेनी प्रसाद माधो हैं जो गालिब से मिलने गए, इस कैरेक्टर का नाम कुछ और भी हो सकता था, पर उन्होंने चूज किया कि इनका नाम उन्होंने बेनी प्रसाद माधव रखा। इसी तरह जो मुस्तफी की वो भूरा बेगम जो थी, उनके पास जो मिलने गए लाला कांजीमल सबा या वफा, हम्म। वो गए। तो सर फारूकी साहब का उर्दू तहजीब के हवाले से गंगा जमनी जो तहजीब कही जाती है, तो क्या इन कहानियों में सर वो रवैया नजर आता है, या मतलब, क्योंकि नहीं, आमतौर पे रवाना। उर्दू अफसाना निगार इस तरह के कैरेक्टर्स को कम लेते हैं, वो एक मुस्लिम कैरेक्टर्स ही ज्यादा नजर आते हैं उनके यहाँ, ये जरा नई चीज है इनके यहाँ जो देखने को रमन मिलती है जी। साहब, फारूकी जिस जमाने का जिक्र कर रहे हैं वहां कौमी यकजहती जो है सही मानों में थी। फारूकी साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं ला रहे हैं। ये हमारी तारीख बताती है कि ये जिंदा किरदार थे, और ये किरदार जो है इसी तरह अमल करते थे। इसी तरह उसमें एक ही गालिब के पास उसमें एक ही जो शख्स गया हुआ है, वो उसमें एक ही गालिब का परस्तार है। उसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। एक चीज समझ लीजिए आप, एक मुहावरा बहुत रोजमर्रा बहुत इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल। इसका मतलब उसमें ये कि समझ लीजिए आज आप, वैसे तो आपको पता होगा, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। एक जमाने में जो पढ़े लिखे हिंदू थे, उन्होंने सबसे पहला ये काम किया था, फारसी सीखी थी, इसलिए मुगल अहद का सारा काम जो है फारसी में होता था। तो जब फारसी सरकारी जबान थी तो सरकारी जबान नौकरी के लिए जरूरी होती थी, फारसी जबान सीखते थे आप। बाद में जब अंग्रेज आ गए तो एक तो अंग्रेजी जब सरकारी जबान बन गई तो फारसी वालों का इसमें एक दाल अब गली नहीं रही। फारसी वाले इसमें एक ही वहां पहुंच गए कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल। तो फारसी जबान का जब उसमें एक ही जवाल आया तो फारसी जबान का नहीं आया, हुकूमत का जवाल आया। जब हुकूमत जवाल पजीर हो गई, फारसी जबान भी जवाल पजीर हो गई। फिर अंग्रेजी आई। अब अंग्रेजी इसमें की धीरे धीरे इसमें कमियां कम हो गई, अब हिंदी आ गई। हिंदी जब इसमें कमजोर पड़ी तो फारसी, क्योंकि इंटरनेशनल इसमें एक फेम की इंटरनेशनल राब्ते की जबान है, तो अरे अंग्रेजी इसमें एक इंटरनेशनल राब्ते की जबान है तो रहेगी भाई, तो क्या परेशानी है आपकी। ये मसला है। जबानें जो है हुकूमत की सरपरस्ती में पलती हैं। हुकूमत जहाँ सरपरस्ती करती है जबान पलती है, हुकूमतें अपना हाथ खींच लेती है।
तो वही हाल होता जो आज उर्दू का है कि हम आप दो आदमी बैठे हुए हैं, तीसरा मुझे नजर नहीं आ रहा बहुत देर से। एक सवाल था सर। जनाब फरमाएं। जी, फारूकी साहब ने अपना एमए जो किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था, और उसके बाद वो पीएचडी भी करने वाले थे इंग्लिश बिल्कुल सिंबोलिज्म और फ्रेंच लिटरेचर में। मगर बिल्कुल। उनके जो सुपरवाइजर थे, जो कि हरिवंश राय बच्चन थे, उनके साथ उनकी कोई डिसएग्रीमेंट हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था, या ऐसा पढ़ने को मिलता है इंटरनेट वगैरह पर। तो ये क्या हुआ था मामला में, इसकी बस के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, फारूकी साहब के दो उस्ताद थे। एक जी। तो एस.सी. देव जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत देवकामत उस्ताद थे, बहुत बड़े उस्ताद थे अंग्रेजी डिपार्टमेंट में। फारूकी साहब की ख्वाहिश ये थी कि वो उसमें कि देव साहब के इसमें एक जो है अंडर में इसमें काम करें। लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी की अपनी हमेशा मजबूरी रही है कि एक प्रोफेसर के पास उसमें अगर 4 स्टूडेंट है, वो जगह पूरी हो गई तो पांचवा स्टूडेंट उसके पास नहीं जाएगा, ये इसमें वीसी तय करेंगे। तो फारूकी साहब को इत्तेफाक से देव साहब के अंडर में करने का मन नहीं, मतलब मौका नहीं मिला। जब देव साहब के पास करने का मौका नहीं मिला तो हरबंस राय बच्चन के अंडर में उन्होंने नहीं मुनासिब समझा होगा। कभी कभी होता है, हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग एक तरह की होती है, तो हम आपके साथ उसमें काम करना पसंद करते हैं। पीएचडी किसी के अंडर में नहीं की जाती, पीएचडी हमेशा किसी के साथ की जाती है। इसलिए कि जितना स्टूडेंट जाता है उतना तो उस्ताद भी नहीं जानता ये एक सब्जेक्ट के बारे में। इसलिए कि स्टूडेंट तो दिन रात पढ़ता रहता है, उस्ताद के पास और बहुत चीजें पढ़ने को होती हैं। तो ये आप इसे इख्तलाफ ना कहिए, ये कहिए कि तो एक मौका नहीं मिला। देव साहब के पास अपने के स्टूडेंट पूरे हो गए थे, इसलिए हरबंस राय बच्चन के साथ अपने उनको करना था, जो नहीं हो पाया। इसमें इसमें कि ये ना समझिए कि हरबंस राय से उनके बड़े इख्तलाफात हो गए थे और इस वजह से नहीं किया। ये मजबूरी होती है आज भी इसमें कि हमारे अंडर में 4 ही लोग करेंगे, 6 लोग करेंगे। इसके आगे एक लिमिट होती है, लिमिट अगर उसमें पूरी हो गई है तो हम अगले स्टूडेंट को मना कर देंगे कि भैया किसी और के अंडर में कर लो, हमारे अंडर में गुंजाइश खत्म हो गई है। यही फारूकी के साथ हुआ जनाब। मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ जरूर, फरमाएं। आदाब आदाब हुजूर। आदाब आदाब मैं जनाब। मैं बड़ा इस बात के बारे में सोचा कि जब फारूकी साहब हमारे साथ थे, तो रेखता पर एक लगाम कि आप अ, खिदमत उर्दू की पहले करें और रकम को बाद में सोचें कैसे कमाया जा सकता है। और बड़े लोग जब हमारे बीच से चले जाते हैं, जो लोगों को रोकते भी हैं हद से गुजर जाने से, वो मेरे लिए बहुत उदासी की बात थी कि शमसुर रहमान फारूकी साहब के रेखता और दुनिया से जाने के बाद रेखता रेखता नहीं है। अभी रेखता मौज के लिए एक ऐश का जरिया हो गया है। और फारूकी साहब जब तक साथ देते रहे, जब तक निजामत करते रहे उस पूरे इदारे की, बहुत ही खूबसूरत, इतने साल तक इतनी बुजुर्गी में भी लोगों को सही रास्ते पर दिखाना जो आप लाइट किए हो, हर शिप को दे रास्ता जी बेटा, आप उनके सवाल काफी करें, क्या समय तक भी। कहना चाहते हैं? बस इतना ही मैं पूछ रहा था कि अ, ऐसे तो आपने सुकून से इतना हमको रास्ता दिखाया, हम लोग कैसे अभी रास्ता देख सकते हैं? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि आपको सारी लाइटें मौजूद हैं, आप अपने अंदर की लाइटें जलाइए बस। बाकी कोई मसला नहीं है इसमें कि फारूकी साहब आपको उंगली पकड़ के जहां तक पहुंचा सकते थे वहां तक पहुंचा दिया। शमसुर रहमान फारूकी ने जहां तक पहुंचाना पहुंचा दिया। कल आप ये भी शिकायत करेंगे कि फरहत एहसास नहीं है साहब। अब उसमें फरहत एहसास की जैसा दूसरा आदमी कहाँ से आए? आदमी कहीं नहीं आते हैं, आदमी आप जैसे इसमें के सामने आते हैं। कल मुस्तकबिल के इसमें फारूकी आप हो सकते हैं, मुस्तकबिल के शमसुर रहमान फारूकी, रैयर मसूद, फरहत एहसास, ये आप हो सकते हैं। आपके अंदर वो सारी खूबियां मौजूद हैं। पढ़ने से सब कुछ आता है। आप अपनी क्लासिक पढ़िए, आज की जो उसमें की शायरी है, फिक्शन है, वो पढ़िए। आपके अंदर दूसरा फारूकी मौजूद है। फारूकी साहब सब कुछ लेके नहीं चले गए, फारूकी साहब ने सब कुछ आपको दे के गए। अब वो कि उनसे कितना फायदा आप उठाते हैं ये आपके ऊपर मुनहसर है। कोई डंडा लेके आपको पढ़ने पर मजबूर नहीं करेगा मियाँ। फारूकी साहब ने ये बताया है कि भाई पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, फारसी पढ़िए, दूसरी जबानें पढ़िए, उससे मरूब ना हो जाइए। बल्कि ये कहते हुए कि अपनी कान खुले रखिए, अपनी आंख खुली रखिए। यही तो फारूकी साहब ने सिखाया है, हमको भी सिखाया, आपको भी सिखाया। मैं भी फारूकी का स्टूडेंट हूँ, आप भी फारूकी के स्टूडेंट हैं।
स्टूडेंट का काम यही होता है कि जो फारूकी ने कहा है उस पर अमल किया जाए, बस। अब इसमें हम एक बात आपको बताएं कि रेख्ता का जब इनॉग्रल था, पहला साल था, जब पहले साल उसका इनॉग्रल था, तो हम लोग सब लोग इनवाइटेड थे, वहाँ हैबिटेट सेंटर में हुआ था। तो ये था कि फारूकी साहब इसका इनॉग्रेशन करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास बैठ के संजीव सराफ आते थे, घंटों जी बातचीत होती थी, उनके आइडियाज थे और उन्होंने बहुत गाइड किया था। तो हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो फिर थोड़ी देर बाद देखा कि सलमान खुर्शीद आ गए, जी और भी कई सेलिब्रिटीज आए। तो सलमान खुर्शीद जो है वो उनको फारूकी साहब के बगल में बैठा दिया। तो फारूकी साहब उठ गए, कहने लगे मैं मिनिस्टरों के बगल में नहीं बैठता। जाहिर है, सही मानों में अदब में सेलिब्रिटी हाँ, फारूकी साहब होते और थे। उन्होंने, और सलमान खुर्शीद साहब ने बिल्कुल बुरा नहीं माना, कहने लगे नहीं क्यों नहीं, आने मैं वाले? मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। खैर वो मतलब ये हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जब बोलने का मौका आया तो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि कुछ इस तरह की बातें की कि उर्दू, क्या नाम है, उर्दू को कुछ थोड़ा सा ऐसे दिखाया कि बहुत ही मजलूम कोई चीज है, और घर की लौंडी है हमारे घर, हाँ कुछ इस हाँ तरह। हाँ। तो भाई वो इतना नाराज होगा, हम लोग उनको इशारा कर रहे हैं कि मत इतना। माइक पे जाके जो डांटा है उन्होंने सलमान खुर्शीद को, कहने लगे उर्दू के, उर्दू हमारे घर की लौंडी होगी या हमारी, कि हम उर्दू के वो हैं, खिदमत हाँ गुजार हाँ, हैं। बिल्कुल हाँ, वो इस बात बिल्कुल को, और उन्होंने बहुत कुछ करेक्शन करने की कोशिश की, और बिल्कुल से तो हम कहाँ से, हमें लगता है कि हम लोगों को जो है वो उनके बारे में जब उनको पढ़ के, और फिर उनका तज़किरा जब होता है कि वो क्या कहना चाहते थे, उनके बिल्कुल ख्यालात क्या थे फला टॉपिक पे, या इस बात पे वो क्या सोचते थे, मतलब किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज पे हम लोग सोच सकते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन थी, बिल्कुल और उससे हम गाइडेंस ले सकते हैं। बिल्कुल और जितना बिल्कुल हम उनको पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए आगे बढ़ने के भी रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे कुछ भी मतलब छोटी छोटी हिंट्स अब हमारे पास हैं, अब वो तो मौजूद नहीं है। तो उनका जो कुछ छोड़ा हुआ है वो समझिए एक हिंट है, वो पूरी तरह से तो अब बिल्कुल वो मौजूद नहीं है। तो उन बिल्कुल हिंट्स को लेकर के भी हम लोग, अगर आपके जैसे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं बहुत ही मरऊब हूँ आप लोगों से कि आप लोग इतने यंग हो करके और उर्दू के डायरेक्टली वो तालिब इल्म ना होके भी आप लोगों ने उर्दू को इतना पढ़ा बिल्कुल। है इतनी गहराई से। मैं बहुत ही मैं अक्सर इस बात का जिक्र लोगों से करती रहती हूँ कि रमन साहब का जो सर्कल है, तो हम यही तो कह रहे बहुत थे क्या कि करते थे। हमने तो अपने लिए यही बना लिया है एक पैमाना, कि हम सोचते हैं कि अगर वो होते तो वो क्या कहते। कभी कभी कुछ चीजें नहीं समझ में आती कि उनकी क्या राय होती, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी, फोन उठाया, दुनिया की कोई टॉपिक हो, हाँ कुछ हो, बिल्कुल उनसे बिल्कुल पूछ लिया, बता देते थे फौरन। और बिल्कुल मना नहीं करते थे हमको, खास तौर से कभी कभी नाराज हो जाते थे, जैसे जो लोग बहुत सवाल पूछते हैं उनसे करेक्शन और एक्शन बिल्कुल बहुत कराते थे। लेकिन हमसे कहते थे कि आप हमारी बेटी हैं, आपको मैं मना नहीं कर सकता। आपका मना नहीं था कोई म्यूजिकल रिसाइटल, कोई कव्वाली, मतलब जब वो साबरी ब्रदर्स आए थे कव्वाली, तो उसमें हम बिल्कुल छोटे से थे, तब भी हमको ले जाया गया था, बोलते नहीं चलो कव्वाली तुम भी सुनो बैठ के। बिल्कुल। और हाँ, मतलब फारूकी साहब बारा फारूकी साहब कपड़ों के इतने शौकीन थे कि एक जमाने जी में जितने सूट वो पहनते थे, जितने खूबसूरत कपड़े हाँ, पहनते थे, बहुत कम लोगों ने उतने अच्छे कपड़े पहने होंगे भाई। जी जी जी, अभी भी वो उनका जब इंतकाल हुआ, उनकी पूरी अलमारी सिर्फ नए नए कपड़े रहते, मतलब वो हम्म नए नए कपड़े बांट देते थे, फिर नए बनवा लेते थे, हम्म शेरवानियां, बास्केट, मतलब वो तो खैर बहुत ही ज्यादा जीनियस किस्म के। हम्म। और मुझे वो फारूकी साहब वाली वो गुफ्तगू जो है रेडियो वाली, वो आप देंगी? कौन सी रेडियो वाली? अरे जो मैंने अभी बताया था कि फारूकी और नैयर मसूद साहब में एक इरफान सिद्दीकी साहब की जो गुफ्तगू है, अच्छा, वो वो आपकी आवाज कट जाती है बीच बीच में, तब हम लोग नहीं समझ पाए, फिर से बता दीजिए। जो रेडियो के हम्म ऊपर तफहीम मीर के सिलसिले में, तफहीम गालिब के सिलसिले में, इकबाल के हम्म सिलसिले में, अनीस के सिलसिले में, फैज तक वो हम्म। सिलसिला आया, नूनी राशिद तक आया, जितनी चीजें किताबों में मौजूद है शपकून में, उनकी फोटो कापी आप मुझे फराहम करेंगी बारा साहिबा। अच्छा ठीक है। इंशाल्लाह। बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। और जी फारूकी साहब बहुत में जब भी बहुत। ये गुफ्तगू करना चाहेंगे, जितनी भी इसमें एक किस्तें होंगी, इंशाल्लाह मैं करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आप लखनऊ हम्म। में हैं? नहीं, कानपुर में है। अच्छा, आप कानपुर में हैं। हम्म। वहां पे जेब गौरी चचा से भी बहुत जी जी दोस्ती जी थी जी ना, और उनके जी। साथ गए तो फिर कबूतर पालने की सीख गए थे। हाँ बहुत हाँ, बहुत कबूतर बिल्कुल। पाले हम लोगों ने। आप कभी आइए इसमें, एक इधर कानपुर की तरफ कभी फेरा लगाइए, आपको अच्छा लगेगा इसमें एक ही।
मैं भी हम्म। आपका इसमें एक बड़ा भाई हूँ, जी बहुत हम बड़ा तो नहीं जरूर हूँ। आएंगे, हाँ बिल्कुल, बहुत हम्म, मेरा दिल चाहता है सबसे मिलने को। असल में बिल्कुल। मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ, अम्मी का स्कूल है ना यहाँ पे। हाँ, मुझे मालूम है। अम्मी के दो स्कूल है, उनकी देखभाल करना, और इस जमाने में जिस वक्त के आप देख रहे बिल्कुल। हैं कि एजुकेशन के मैं लिए बड़ा हाँ, मुश्किल वक्त चल रहा मैं जिंदगी भर प्रिंसिपल रहा हूँ, कभी कोई परेशानी होगी मुझे फोन कर लेना तुम। है। ठीक है। जी जी, शुक्रिया। अच्छा, वो जो लोगों को सवाल पूछना है मैं फिर वापस हाँ हाँ, म्यूट कर रही हूँ, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल बारा, खुश रहे आप, बहुत खुश रहे। आदाब सर। जी। मैं दरअसल पूछना ही चाह रहा था कि फारूकी साहब मतलब उर्दू से अलग आलमी अदब के किन राइटर्स को मतलब ज्यादातर पसंद करते थे? अरे यार, बहुत राइटरों को पसंद करते थे। अब ये तो देखिए, D.H. लॉरेंस को बहुत पसंद करते थे, हरमन मेलविल को पसंद करते थे, और फ्लाबेर को पसंद करते थे। बहुत राइटर है भाई, इसमें एक इस तरह गिनती गिनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। फारसी में इसमें एक फिरदौसी को सभी पसंद करते हैं, वो भी पसंद करते थे। उर्फी को पसंद करते थे, सादी को पसंद करते थे। उर्दू में इसमें के नैयर मसूद को बहुत पसंद करते थे, इरफान सिद्दीकी को बहुत पसंद करते थे, साकी फारूकी को बहुत पसंद करते थे, मुश्फिक ख्वाजा को बहुत पसंद करते थे, मुश्ताक अहमद यूसुफी को बहुत पसंद करते थे। ये तो सामने बानी को बहुत पसंद करते थे, जेब गौरी को बहुत पसंद करते थे। अब इस तरह तो वो पूरी फहरिस्त हो जाएगी। हम लोग कोई खितौनी थोड़ी बनाने बैठे हैं यार। ये कहिए कि अच्छे अदब को पसंद करते थे एक लफ्ज में। फारूक साहब उर्दू में, अंग्रेजी में, किसी जबान में अच्छे अदब को पसंद करते थे। ये बेसिक बात है। और ये बात गलत है कहना कि वो इंटरनेशनल राइटर्स को ज्यादा पसंद करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा अ, कुछ नहीं। जी, उन्होंने जदीदियत के बारे में लिखने के जमाने में जरूर अंग्रेजी जदीदियत को बहुत ही गहराई से पढ़ा था, और फ्रेंच और जर्मन वगैरह जो जदीदियत थी। लेकिन आपको मालूम होगा, ये जिन्होंने सवाल पूछा शायद शिवम साहब ने पूछा था ना। शिवम, जी मैम। अपना चेहरा दिखाइए। हाँ भाई, हम भी तो देखें। सुना आप छोटे से हैं, बिल्कुल दिखाइए जरा शक्ल। बता रहे थे मैं बहुत, अभी 19-20 साल के शायद। अरे भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हाँ इस उम्र में इतने संजीदा सवाल पूछ रहे हैं लड़के। जी जी जी, हाँ। हम्म। तो मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई है उर्दू राइटर्स की, अलिफ से लेकर के ये तक। और उसमें वो इजाफा करते रहते थे, वो ढूंढते रहते थे कि वो उर्दू को भी उसी तरह से वो रिकॉर्ड करके उसको एक टेबल टैबुलेट करके रखा हुआ है उन्होंने, कि उर्दू में कितने राइटर अब तक हुए हैं। मतलब वो बड़े से बड़ा और सही। छोटे से छोटा हर किस्म का बिल्कुल। राइटर उन्होंने नहीं, वो लिखा तो है। और बहुत वो बड़ा। उर्दू के लिखने वालों को बहुत अहम समझते थे, ऐसी कोई बात बिल्कुल। नहीं है। और बिल्कुल। उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से उनका जो जिस तरह का मुताला है उनका उर्दू के शायरों का खास तौर से। और भाई देखिए, तनकीद तो ये है कि उर्दू नस्ल तो बाद में ही डेवलप हुई, उसमें एक ही दो ही तीन मेरे ख्याल से ऐसे नक्काद होंगे जिनको कि उन्होंने पूरी तरह से मतलब जिनसे कुछ सीखा या एडमायर करते थे। बाकी लोग तो हाँ। बाकियों को एक, तो उन्होंने बल्कि बताया कि ये तनकीद नहीं है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे हाँ ज्यादा वो तो अस्करी, सबसे ज्यादा जी 12 वो अस्करी साहब से मुतासिर हुए, अस्करी जी साहब जी, से। बहुत बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास अस्करी साहब के उनके खतूत आजकल स्कैनिंग हो रही है खतूत की, जी। तो अस्करी साहब के लिखे हुए खत भी हैं। बिल्कुल। जी, तो वही हम बता रहे हैं शिवम को कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बाहर के राइटर्स को ज्यादा पसंद अच्छा। करते थे। हाँ, वो मतलब अंग्रेजी के मामले में उन्होंने बहुत देर में इंडियन राइटिंग इन चल इंग्लिश को रहे। एक्सेप्ट किया। यस, वो बिल्कुल। कहते थे अंग्रेजी, ये जो हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी लिखते हैं, ये मैं इसका कायल नहीं हूँ। लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक वक्त के बाद इन लोगों को वो किया, रुश्दी हैं बिल्कुल। जैसे, या वो जिन्होंने, अरे क्या नाम है, कई जो बहुत तस्लीमा। बड़े राइटर्स फिर वाक़ा हम्म। हुए हैं हिंदुस्तान में, उनको पढ़ा। उनके पास सारी किताबें हैं उन लोगों की। जैसे नहीं नहीं, वो हाँ, मुझे सिद्धार्थ मुखर्जी फारूक। एक है जिन्होंने कैंसर पे बिल्कुल। लिखा है ना, द बिल्कुल। मैलिग्नेंट वो, या इस तरह की जो किताबें जो इंटरनेशनल वो किताबें वो अब पढ़ने लगे थे, जिनमें जो जो रिसर्च जो हाई लेवल की हो रही है वो अंग्रेजी लिखने में या किसी बाहर की जबानों में ही हो रही है। मिसाल के तौर पे चाहे वो इस्लाम पे हो, या बिल्कुल। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पे हो, या बिगिनिंग ऑफ रिलीजन्स की हिस्ट्री हो, बिल्कुल। या बिल्कुल। चीजों की हिस्ट्री हो, है ना, बिल्कुल। हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ एवरी। तो वो चीजें वो पढ़ते थे दूसरी जबान में, वरना तो वो उर्दू ही, बल्कि नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे हाँ वो।
हिकमत से लेके छवि इकबाल से के तो लेके बहुत ही कायल थे, इकबाल के, मीर के। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो दुनिया में कोई और नहीं था उनके, उनकी नजर में इनसे बढ़ के। नहीं, बिल्कुल नहीं। इकबाल की हम्म, नज्मों का जैसा तजिया फारूकी ने इकबाल के ऊपर हम्म, किताब जैसी लिखी है, ऐसी किताब जी तो उर्दू में है ही नहीं दूसरी भाई। जी। हम बस यही कह रहे थे कि हम उनका जो पर्सनल एस्पेक्ट्स है, जिस तरह से हमने उनको पर्सनली जो समझा है एज अ डॉटर, के उनके इंटरेस्ट क्या थे, या वो यूरोपियन लिटरेचर के बारे में क्या सोचते थे, या इंडियन राइटिंग के बारे में, तो वो ही बता रहे बिल्कुल थे बेटा। आप लोगों को। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है बाद के सालों में अपने बचपन के बारे में, कि बचपन के उनके जो तजुर्बात हैं, तो वो भी हम एक नजर डालेंगे। और उनकी जो किताबें, उनके जो इंटरव्यूज हैं जितने भी, वो जो रिकॉर्डेड थे, वो भी किताबी शक्ल में मौजूद हैं। आपने तो देखे ही होंगे रमन, वो भी हैं। तो हम लोग देख सकते हैं एक एक कोई तहरीर। जब कभी फारूकी साहब की कोई तहरीर के ऊपर बात होगी तो आप हमें बुला सकते हैं। हाँ दरअसल मैम अनीस सिद्दीकी साहब हैं कर्नाटका के, गुलबर्गा हाँ के। हाँ। उन्होंने फारूकी साहब के पूरे शबखून के इशारिये छापे हैं उन्होंने, शबखून के हम्म। भी। और फारूकी साहब की जितनी भी तहरीरें जहां जहां हैं, उन्होंने पूरे इशारिये 3-4 वॉल्यूम्स में छापे हुए हैं। जी। तो और उन्होंने मुझे बताया कि फारूकी साहब के जेरे निगरानी ही उन्होंने इस काम को अंजाम दिया कई बरस तक। तो अच्छा। वो उनका नंबर है मेरे पास। मैं चाहूंगा किसी दिन उनसे भी हम लोग बात करें, और किस तरह से वो सब। मैं ठीक बस है। ये चाहता हूँ किसी किसी हवाले से कॉर्पस उनके इर्द गिर्द हमारे पास हो, ताकि हमें भी हम्म आगे फायदा मिले और आइंदा जनरेशन के लिए भी। एक जैसे हम्म। मैं मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कहना कि अगली जनरेशन का मतलब, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता नहीं, है आप कि बहुत अहम काम कर रहे हैं रमन, और हमारी दुआ है कि आप करते रहें नहीं और नहीं आपका चलिए डेडिकेशन रहे इसी में। ठीक है, चलिए, फिर बहुत खुदा शुक्रिया हाफिज। मैम जी। हाँ। खुदा अच्छा। हाफिज सब खुदा। दोस्तों को, बाय। और जी बाय मिलते हैं बाय। दोबारा, बहुत शुक्रिया आने के लिए।